हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स टीचर डॉक्टर रीमा मैकमोलन। आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। तो लेक्चर नंबर 3 में भी हमने की थी कुछ प्रॉब्लम्स ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। लेक्चर नंबर 3 में हमने की थी एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लम्स ऑन टाइम पीरियड। हमने निकाला था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग एंड बॉक्स सिस्टम एंड दैट ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड इट्स प्लैनेट। हमने इसको यूनिट्स के थ्रू भी किया था और डायमेंशंस के थ्रू भी किया था। तो चलो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर के प्रॉब्लम नंबर 1 पर। तो हमारे को क्या दिया गया है आज की प्रॉब्लम नंबर 1 में? लेट्स सी। तो प्रॉब्लम बोलती है कि let the potential energy of a particle be given as U equals ax square over x plus p। ठीक है, तो हमारे को ये एक्सप्रेशन दिया गया है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। यहां पर हमें दिया गया है कि x हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। फाइंड आउट और डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ओके, तो लेट्स सी के इस प्रॉब्लम के अंदर ये जो x है ये कहां पर है। तो ये रहा हमारा x। x कहां पर है? डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या कुछ और भी है? यस, डिनोमिनेटर में है दो टर्म्स। डिनोमिनेटर है x प्लस p। तो हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने ये डिफाइन किया था। याद है आपको ये क्या होता है? इसमें हमने बोला था कोई भी एक्सप्रेशन हो या फिर इक्वेशन हो, उसमें हर टर्म की डायमेंशंस क्या होगी? सेम होंगी, यूनिफॉर्म होगी। एंड वो आता है, यूनिफॉर्मिटी आती है कहाँ से? होमो से। होमो मीन सेम। तो अगर x की डायमेंशंस है लेंथ, तो दैट मीन्स b की डायमेंशंस क्या होंगी? लेंथ। सो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इफ द डायमेंशंस ऑफ x is equal to that of length, this implies कि ये जो b है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? सेम एज दैट ऑफ लेंथ। ये हो गया, इतना ही था इसके अंदर। अब इसके बाद क्या करना है? हमने ये जो a दिया गया है ऊपर न्यूमरेटर में, इसकी भी हमें निकालनी है डायमेंशंस। तो हमें क्या बोला गया है कि लेफ्ट साइड के ऊपर ये क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं? एनर्जी की डायमेंशन होती है, द वे आई ऑलवेज रिमेंबर इज, मुझे बहुत आसान लगता है कि वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी एस, ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। या फिर अगर सिंपली बोलो तो ये होता है एफ एस कोसाइन थीटा, और ये जो एस है यहाँ पे यह है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मालूम है कोसाइन थीटा क्या है? डायमेंशनलेस। तो हमें क्या करना है? जस्ट एफ एंड एस, एस जस्ट लेंथ है, उसकी डायमेंशंस देखनी है। फिर मुझे हमेशा याद रहता है कि फोर्स क्या होती है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन के साथ हमें और क्या डालना है? ये एस डालना है। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। मास जस्ट होता है एम, ए क्या होता है? एल ओवर टी स्क्वायर, एंड एस क्या होता है? एल। तो ये हमें क्या दे देगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और वर्क क्या होता है या फिर एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी भी यूनिट्स क्या होंगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये मैंने पहले भी बोला है, आई एम सेइंग दिस अगेन जस्ट सो दैट इट कैन सिंक इनटू योर हेड। तो चलो हम लिखते हैं अभी एक्सप्रेशन, ये u इक्वल्स बी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस बी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि u की जो डायमेंशंस है ये क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और ये ऊपर ये a है, b नहीं बाय द वे, ठीक है। तो अभी अगर इसको देखें, ये जो a है हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है एक्स स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ की। तो एम एल वन टी जीरो टू द पावर 2, ये वाला 2, और नीचे क्या है? नीचे जो डायमेंशन है वो भी लेंथ की ही है, एम जीरो एल वन टी जीरो। तो अब देखो, मजे मजे से ये हो गया कैंसल। हमारे पास क्या बचा? ये जो a है ये इसकी डायमेंशन टाइम्स
m0 L1 T0 m L2 T-2। तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी? डिवाइड बोथ साइड्स बाय m0 L1 T0। यहाँ पर था, क्या देगा ये हमें? ये दोनों हो गई कैंसिल। यहाँ पर क्या होगा? जो L1 है, ये वाला, ये ऊपर जाकर के हो जाएगा -1। m1 और ये 0 तो कुछ करेगा नहीं। फिर हो जाएगा L2 -1, क्योंकि ये वाला 1 ऊपर जाकर के हो जाता है माइनस। T-2 और नीचे 0 है, 0 अगेन कुछ नहीं करता। तो ये हो गई हमारी डायमेंशन ऑफ ए। ये क्या है? m1 L1 T-2। ये किसकी यूनिट है? ये है फोर्स की यूनिट। तो हमें क्या इतना सारा लंबा काम करने की सच में ज़रूरत थी? आज से कि नहीं थी? तो देखो कि हम इसको और भी सिंपली कैसे कर सकते थे। हमें दिया गया है जो u क्या है? ax² ओवर x प्लस b, ये है हमारा एक्सप्रेशन। तो हमें मालूम है कि जो नीचे वाली टर्म है और ये जो, या फिर बोलो कि नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है x प्लस b, ये होगा किसकी डायमेंशंस में? लेंथ की। ठीक है? तो जस्ट इसको भी चलो सिंपली लिखते हैं। आप लोगों ने देने हैं कंपैरेटिव एग्जाम्स, उसमें आपके पास टाइम नहीं है, तो यू वांट टू लर्न ट्रिक्स। ऐसे 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 काम होना चाहिए, ठीक है ना? समझ सब कुछ आना चाहिए। जब तक आपको समझ नहीं ना आता है प्रॉब्लम डिटेल में सॉल्व करनी, तब तक ट्रिक्स की कोई काम की नहीं होती। आप ट्रिक्स सीख लोगे, वो लेट्स से यहाँ पर अप्लाई हो रही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी वेरिएशन कर दो, हो सकता है वो ट्रिक अप्लाई ना हो। लेकिन एग्जाम्स में क्या करते हैं, वो वाला भी आंसर देंगे जो कि आप गलत ट्रिक करके यूज कर रहे हो, जो कि गलत फहमियों से आते हैं। वो स्टूडेंट्स करेंगे जिनको अच्छी तरह से चीज समझ में नहीं आई हुई। तो ऐसा करना चाहिए कि हम प्रॉब्लम्स करें हार्ड से हार्ड सॉल्व, उसको डिटेल में सॉल्व करें। जब हम लोग एक हार्ड चीज कर लेते हैं तो आसान चीज और भी आसान हो जाती है। कैसे? लेट्स से कि आप हो 11th में, तो आपके लिए 7th का मैथ बहुत इजी होगा, राइट? जबकि आपके लिए 11th का मैथ ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आपने 7th के बाद 8th का भी कर लिया, 9th का भी कर लिया, 10th का भी कर लिया, अब आप 11th का कर रहे हो। तो आपने इतनी मुश्किल चीज़ें कर ली एज़ कम्पेयर टू 7th का मैथ, तो 7th का आपके लिए तो बेबी मैथ हो जाएगा। तो सेम थिंग, जब आप मुश्किल चीज़ें करते हो, तो आपके लिए आसान चीज़ और भी आसान हो जाती है। फोकस ऑन सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स। तो उससे क्या होगा? ये सब तो ऐसे बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। बैक टू द प्रॉब्लम। तो हमने क्या बोला? नीचे क्या है? लेंथ की यूनिट है, राइट? एम टी, चलो अभी कुछ नहीं लिखते, हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ऊपर ये जो एक्स स्क्वायर है, इसकी क्या यूनिट्स? ये होनी चाहिए डायमेंशन एल स्क्वायर की। और जो ए है ये हम निकाल रहे हैं, राइट? और चलो अभी इसको इतना छोड़ देते हैं। तो ये इसके साथ ऐसे करके कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? ए टाइम्स ये एल बच गया। और जो यू होता है, ये क्या होता है? फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को चलो एल लिख लेते हैं। कोसाइन थीटा, ये कोसाइन थीटा की कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। लेकिन अब क्या देखो, इधर भी ये लेंथ की यूनिट आएगी, इधर भी लेंथ की यूनिट आएगी, तो ये लेंथ लेंथ आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये इसकी तो कोई यूनिट्स होती ही नहीं है, तो इसको भी यहां से निकाल दो। तो दैट मीन्स जो ए है, दिस इज सेम एज एफ की यूनिट्स। यहां से भी आ जाता है। ये देखो कितने छोटे से में ये हो गया। ये बस समझ में आने वाली चीज है ये। तो एक और चीज जो शायद आपको आती होगी, अगर, विल डू इट लेटर, बाद में करेंगे, अभी नहीं। तो इसको क्या हम डायमेंशंस के थ्रू कर सकते थे? तो किसको इस तो इस प्रॉब्लम को क्या हम लोग कर सकते हैं यूजिंग यूनिट्स? लेट्स सी। क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। एक्स प्लस पी। तो चलो लिखो यूनिट्स। जो यू है इसकी यूनिट्स होती है जूल्स। ठीक है ना? ए की हमें यूनिट्स निकालनी है, तो ये मेरा है, दिस मीन्स यूनिट ऑफ ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर। एक्स प्लस बी, एक्स की यूनिट भी एम है, एम की यूनिट भी एम है, तो ये जस्ट मीटर ही रहेगा नीचे। तो ये 1 मीटर हो जाएगा, ऊपर से एक को कैंसिल। फिर हमारे पास रह गया ये वाला ए टाइम्स एम। जूल क्या होता है? न्यूटन्स टाइम्स मीटर। फिर न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम्स टाइम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स एक दूसरा मास।
टाइम्स ए और ये m। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो अभी ये m जो है ये इस तरफ भी है इस तरफ भी है, ठीक है। तो आई कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय m, तो m हो गया कैंसल आउट। तो ये तो जस्ट दिखाने के लिए था कि मैं डिवाइड कर रही हूँ m के साथ दोनों साइड्स को, तो m दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है। बट अगर हम लोग, हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमें मालूम ही होना चाहिए कि अगर ऐसा हो तो गो अहेड एंड कैंसिल इट एज लॉन्ग एज, अगर हमारे पास और भी टर्म्स हों यहाँ पे, लेट्स से ये टर्म ए है ये बी है, यहाँ पर भी m होना चाहिए, हर एक टर्म में m होना चाहिए और वो सारे के सारे कैंसिल होंगे। अगर कैंसिल कर रहे हो ना कोई भी चीज दोनों साइड्स के ऊपर, तो वो इक्वेशन की हर टर्म के अंदर वो फैक्टर होना चाहिए, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, इसके बारे में सोचना। तो बैक टू दिस, तो हमारे पास क्या बचा, किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ ए। हमने क्या बोला कि किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ फोर्स, जो कि है m1l1t-2। ओके, तो वेरी कॉमनली हम लोग बोलते थे यही डायमेंशन है m1l1t-2, पर टेक्निकली स्पीकिंग ये है डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस है 1 1 -2। आई होप दैट यू नो दैट बाय नाउ। चलो जी, ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर लेक्चर नंबर 4। कैसी थी, आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी एंड आपको समझ में आ गई है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सी चीज समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा। इफ यू वांट मी टू डू समथिंग एक्स्ट्रा या फिर कुछ मॉडिफाई माय वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, लेट मी नो एंड आई विल ट्राई टू डू इट। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 अब, लेट मी गेट इट ऑन द स्क्रीन। Problem number 2. The force of interaction between two atoms is approximated by the following equation. इस equation के अंदर जो कि है F equals alpha beta e to the power negative x squared over alpha kbt, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर x की यूनिट्स है लेंथ की, kb है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t है टेम्परेचर। हमें क्या बोला है, डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ और द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एक्चुअली एंड बीटा, दोनों की निकालनी है, ठीक है। चलो, तो अभी जो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है। इसका आर्ग्यूमेंट वो हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस, वो सिर्फ एक नंबर ही होगा। तो अभी चलो एक्सपोनेंशियल को दोबारा से लिखते हैं, e टू द पावर नेगेटिव एक्स स्क्वायर अल्फा के बी टी। तो व्हाट आई एम सेइंग, इसके जो आर्ग्यूमेंट है जो कि ये है पैरेंथेसिस के अंदर, ये क्या होगा, हमेशा डायमेंशनलेस। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जस्ट यही नहीं कि पूरी की पूरी चीज ही डायमेंशनलेस होगी, क्योंकि ये एक जस्ट नंबर देती है हमारे को, इससे ज्यादा कुछ नहीं देती। तो हमें क्या बताया गया कि जो x है ये क्या है, लेंथ की यूनिट्स है, और के भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी क्या है, टेम्परेचर। तो अभी एक चीज को तो ना गांठ मार करके दिमाग में डाल दो कि जो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल की जो उसकी एनर्जी होती है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या एवरेज की बात कर रहे हैं, और दैट मीन्स के एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो जब हम लोग ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एज के बी टी। तो अभी ऐसा है कि जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, लेक्चर नंबर 3, टाइम पीरियड की प्रॉब्लम्स थी, उसके अंदर भी हमने कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो सारे के सारे जो कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थे वो सारे के सारे डायमेंशनलेस थे। पर ये जरूरी नहीं कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायमेंशनलेस ही हो, कई बार उनकी डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि ये के भी, ये भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है लेकिन इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इट इज सफिशिएंट टू नो कि जो एनर्जी की डायमेंशंस है वही के बी टी की डायमेंशंस है, क्योंकि हमें जस्ट के बी की नहीं चाहिए, क्योंकि हम इजीली यहां से निकाल सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इसके इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल, ई की बजाय मैं एक्सपोनेंशियल लिख रही हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर्ड, ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर अल्फा
के बी टी हो गया। चलो इसको भी लंबा कर दो। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि हमें पता है कि जो आर्ग्यूमेंट है ये डायमेंशनलेस है। So let's just take this argument and write it like this. अब हमने बहुत कर लिए डायमेंशंस एम एल टी डाल डाल करके। अभी चलो हम लोग सीधे यहाँ पे यूनिट्स डालते हैं, ठीक है। ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर, यूनिट्स मीटर स्क्वायर, नीचे अल्फा, केबीटी की यूनिट क्या होगी, जूल, ठीक है ना। चलो इसको आगे लेकर के चलते हैं। हाँ, जो यूनिट भी है ना इसको ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू द यूनिट्स ऑफ किसकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि है एम एल टी। अल्फा रहा अल्फा, इसको चलो ब्रैकेट्स में डाल देते हैं टू इंडिकेट कि हम इसकी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको ब्रैकेट में डाल दिया, दिस मीन्स एंड दिस इज एस आई यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जूल हमने देखा था ये होता है न्यूटन्स टाइम्स मीटर्स। वेरी गुड। चलो ऐसा करो, यहाँ पर एक मीटर को ऑलरेडी कैंसिल कर दो, फिर ये बचा अल्फा और न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम्स टाइम्स मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। अब क्या होगा, ये भी मीटर कैंसिल हो गया। अरे मैंने तो केजी भी कैंसिल कर दिया थोड़ा सा, ये मीटर कैंसिल हो गया। क्या बचा, बचा ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर इज द न्यूमरेटर। ये क्या है यहाँ पर, एक्चुअली ऐसे है ये, तो ये हो जाता है सेकंड स्क्वायर, जस्ट इन केस इफ यू डिडंट नो दिस। और यहाँ पर थी पेरेंथेसिस, ऊपर आ गया सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये किसके बराबर है, 1 के, डायमेंशनलेस है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स लिख रहे हैं। तो अगर हम दोनों साइड्स को अब मल्टीप्लाई कर दें अल्फा पेरेंथेसिस के साथ, देखो ऐसे बोल रही हूँ, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स को, तो यहाँ पर तो ये हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया, ये हमारे को मिल गया किलो अल्फा की यूनिट्स। उसके बाद क्या था हमारे पास, F इक्वल्स अल्फा टाइम्स बेटा। फोर्स क्या थी, अल्फा बेटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर्ड अल्फा के बी टी। तो हमने क्या बोला, अच्छा पहली बात तो ये, अभी डायमेंशंस की या यूनिट्स की टर्म्स में भी फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डायमेंशनलेस या फिर यूनिटलेस, कोई यूनिट्स नहीं है इनकी। फोर्स की क्या यूनिट है, न्यूटन्स। अल्फा की हमें पता है सेकंड स्क्वायर, सॉरी या सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स, टाइम्स किसकी निकालनी है अब हमने, बीटा की। तो ऐसा करते हैं, अभी बीटा को यहाँ पे ऐसे पेरेंथेसिस में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जो न्यूटन क्या है, किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इक्वल सेकंड स्क्वायर केजी, और साथ में क्या है, ये बीटा। तो अभी क्या होगा, ये बीटा क्या बन जाएगा, जस्ट स्वैपिंग लेफ्ट साइड, ठीक है ना। और उससे पहले क्या करो, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया किलोग्राम्स के साथ, डिवाइड कर दिया सेकंड स्क्वायर के साथ, सेकंड स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, बचा सिर्फ यूनिट्स ऑफ बेटा। ये दे देगा किलोग्राम स्क्वायर मीटर्स डिवाइडेड बाय सेकंड 4 टू द पावर 4। तो ये आ गई हमारी यूनिट्स ऑफ बीटा। तो अगर यूनिट्स आ गई तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m टू द पावर 2 l टू द पावर 1 e टू द पावर -4। हो गया, हमें निकालना था डायमेंशन, निकाल लो, 2 1 -4, डन। अभी आप चाहो तो इसमें स्टार्टिंग से ही एम एल एन टी निकाल लगा के कर दो। आई यूज दीज यूनिट्स इंस्टेड, क्योंकि थोड़ी सी ना इससे आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो मेथड पसंद है आप उससे करो। एट द एंड फिजिक्स इज फिजिक्स, अनलेस कि आपको बोला गया कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर मेथड से ही करना है, जैसे मर्जी करो। प्रॉब्लम नंबर 3, हमें क्या दिया गया है, वी आर गिवन दिस इक्वेशन x इक्वल्स अल्फा ए टाउ प्लस बेटा टाउ स्क्वायर। तो ये x की डायमेंशंस हैं लेंथ की, ये रही दी गई, a की डायमेंशंस है एक्सेलरेशन की, और ये जो टाउ है इसको बोलते हैं टाउ, इसकी डायमेंशंस है दैट ऑफ टाइम। हमें क्या निकालनी है, डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बेटा। ओके, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल्स
ए अल्फा टाउ प्लस बीटा टाउ स्क्वायर्ड। ठीक है भाई। तो लेफ्ट साइड के ऊपर हम फिर से पहले यूनिट्स के साथ करें, बहुत आसान हो जाता है काम। मीटर्स, एक्स क्या है, सिर्फ डायमेंशन है उसकी लेंथ की, डिस्टेंस की, तो ये हो गया एम। फिर ए है, ए की जो डायमेंशन है वो किसकी है, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा की यूनिट हमको निकालनी है, हमें नहीं पता, हम यूनिट्स को ऐसे लिखते आ रहे हैं, ठीक है ना। और टाउ की भी हमारे को नहीं, टाउ तो हमें दिया गया है, टाउ हमें दिया गया भाई। टाउ क्या है, इसकी यूनिट सेकंड। एंड बेटा, बीटा की हमको निकालनी है, और ये जो टाउ स्क्वायर है ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या है, यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सोचो। हमें दी गई है एक इक्वेशन, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, एक, दो, तीन। अनलाइक, अनलाइक ये पहली वाली प्रॉब्लम, ये जो इक्वेशन दी गई थी, यहां पर वापस आओ, इसमें क्या था, यहां पर सिर्फ इतना ही था, ठीक है ना, ये दो टर्म्स हुई। तो हमने बोला था ये भी फोर्स है, और यहाँ पे जो राइट हैंड के ऊपर क्या है, इसकी भी डायमेंशंस क्या है, फोर्स की। इससे पहले वाली प्रॉब्लम क्या थी, देखें जरा, यहाँ पर भी वैसा ही था। इधर अगर एनर्जी की यूनिट्स हैं तो इधर भी ये सारे के सारे की क्या होंगी, एनर्जी की होंगी। जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, राइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट को बराबर होना ही चाहिए। और अगर चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड के ऊपर हो, अगर जो इक्वेशन है उसमें एक से ज्यादा टर्म हो, जैसे यहाँ पर टोटल राइट साइड के ऊपर दो टर्म्स हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ एक ही है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि बोलता है हर टर्म की यूनिट, हर टर्म की डायमेंशन क्या होगी, बराबर होगी। तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायमेंशंस, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एसआई यूनिट्स। क्यों, क्योंकि दिस मेक्स आवर लाइफ वेरी वेरी इजी, इट्स सो मच इजियर टू डू इट दिस वे। और मैंने आपको ऑलरेडी डायमेंशनल एनालिसिस से प्रॉब्लम्स दिखा दी हैं, एंड आफ्टर आई डू दिस आई ऑल्सो शो यू यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलो जी, पहले देखो कुछ कटता है आपस में, चलो इसको काट दो, ठीक है ना। फिर अगर चाहो तो अब क्या करो, चलो नहीं करो नहीं करो, ऐसा मत करो। यहाँ है मीटर, सही, इधर है मीटर्स पर सेकंड, उसके साथ क्या है, अल्फा, फिर क्या है, प्लस ये बेटा है, टाइम्स क्या है, एस स्क्वायर्ड। तो अगर हम लोग देखें इसको, इसको हमें किसके बराबर बनाना है, जैसे इसको उठा करके अलग से देखें, मीटर ओवर सेकंड टाइम्स ये अल्फा, इसको किसके बराबर बनाना है, इसके बराबर। तो दैट मीन्स, चलो चाहो तो अब ये यहाँ पे मीटर मीटर को भी आपस में कैंसिल कर दो, इन अदर वर्ड्स डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय मीटर। फिर क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय सेकंड्स, तो यहाँ पर सेकंड सेकंड भी कैंसिल हो गया, तो अल्फा की यूनिट क्या आ गई, सेकंड्स की। तो अल्फा क्या है, टाइम है, ठीक है, अल्फा पता चल गया, अल्फा है हमारा सेकंड्स, मेक सेंस। उसके बाद क्या करो, इसको उठा लो, इसको क्या करो, अगेन इसके बराबर कर दो, ठीक है। तो बेटा टाइम्स एस स्क्वायर्ड इक्वल्स एम। हम्म, तो बेटा निकालना है ना, तो दोनों साइड से क्या करो, डिवाइड कर दो एस स्क्वायर्ड के साथ। तो बेटा क्या हो जाएगा, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट मीन्स बेटा क्या है, इसकी डायमेंशंस किसकी हैं, एम की यूनिट्स है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स होती हैं, एक्सेलरेशन की। तो जो बेटा है ये हो गया आपका m0 l1 t-2, जो कि है सेम एज एक्सेलरेशन, a इज फॉर एक्सेलरेशन, लोअर केस a यहाँ पर। फिर जो अल्फा है ये क्या है, ये तो जस्ट टाइम है, m0 l0 t1 इज जस्ट डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस ऑफ बेटा क्या हो जाएगी, 0 1 -2। रिमेंबर डायमेंशंस क्या होती हैं, जो पावर्स होती हैं m l और t की, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये सारा का सारा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, 0 1 -2। ठीक है जी, अभी डायमेंशंस ऑफ अल्फा क्या है, 0 0 1। हो गया ये प्रॉब्लम नंबर 3। हमें बोला गया था अल्फा और बेटा की
जो डायमेंशंस निकालो, हमने निकाल ली। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया हमने यूनिट्स के साथ, बाद में डाल दिए डायमेंशनल फॉर्मूले। तो क्या आपको शुरू से ही क्या डायमेंशनल फॉर्मूला डाल के टेक्निकली करना है क्या? करोगे क्या? चलो। ए अल्फा टाउ, ए अल्फा टाउ प्लस बीटा टाउ स्क्वायर, ठीक है। एक्स m0 l0 l1 नॉट 0 t0। ए क्या है? एक्सेलरेशन m0 l1 t-2। उसके बाद चलो इसको थोड़ा सा ये निकालना ना हमारे को, इसको ऐसे लिख दो। और टी टाउ क्या है? टाइम m0 l0 t1। फिर क्या है? प्लस बीटा, उसके बाद है टाउ स्क्वायर m0 l0 t को सीधे यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं। हमने करना क्या था, टाउ स्क्वायर को लिखना था m0 l0 t1, फिर यहाँ पे ऊपर आगे बाहर निकाल के 2 लिखेंगे, फिर 2 को अंदर ले आएंगे पैरेंथेसिस के, ये हो जाएगा ऐसे। तो चलो जी, हमने बीच का स्टेप खा लिया, हमने इसको सीधे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब हमें पता है लेफ्ट साइड तो भाई लेफ्ट साइड ही है, m0 l1 t0। यहाँ पर क्या है, ये टाइम्स ये दे देगा m0 l1 t-1 टाइम्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। फिर क्या है उसके बाद? m0 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा प्लस बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम्स m0 l0 t2। ठीक है, अभी क्या है, अभी इसको तो थोड़ा सा इंडिविजुअली देख लेते हैं। हमें पता है ये जो डायमेंशंस हैं इनकी मिलाकर के इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना? तो चलो थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, क्योंकि तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर ये रियल इक्वेशन होती कुछ और तरह की, तब हम लोग ये नहीं कर सकते थे। और अल्फा को हम लोग तो ब्लू में लिख रहे हैं, चलो ब्लू में ही लिखते हैं अल्फा। अब क्या करें, जैसे हम करते आए हैं, दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे इसके साथ m0 l1 t-1। बाय द वे m0 l1 t-1 ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये है स्पीड या फिर वेलोसिटी का। तो ये यहाँ पे भाई साहब हो गए कैंसिल। ये लेफ्ट साइड पे क्या देंगे हमें? m0 l0 t1, ये हो जाता है अल्फा का। यस 001 यही थी डायमेंशंस इसकी। और उसके बाद हमें निकालनी है अभी बीटा की। तो फिर से क्या करो, इसको इक्वेट कर दो इसके साथ, मतलब ये हो जाएगा m0 l1 t0, ये हो जाएगा इक्वल टू बीटा टाइम्स m0 l0 t2। डिवाइड कर दो किसके साथ? m0 l0 t2। और लेफ्ट साइड के ऊपर भी क्या करो, m0 l0 t2 t2। और ये हो गए कैंसल आउट। हमारे पास क्या बचा? बेटा इक्वल्स किसके बराबर? m0 का तो m0 रह गया, l1 माइनस 0 इज l1, t0 माइनस 2 इज t-2। तो ये बेटा किसका है? सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या आया था हमारे पहले भी? 0 1 माइनस 2, यहाँ भी क्या आया? 0 1 माइनस 2। तो हमारे पास आंसर्स, हमारे सेम आंसर्स आ गए जो हमने पहले निकाले थे। तो डायमेंशन ऑफ बेटा क्या है? 0 1 माइनस 2। और डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या है? 0 0 1। तो चलो जी, ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। चले प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर अब। Problem number 4. A dimensionless quantity m is expressed as given this equation. Here x has dimensions of length, T is the temperature and Kb is the Boltzmann constant. Determine the dimensions of alpha. ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं m equals a over b।
नेचुरल लॉग ऑफ के बी टी ओवर बी एक्स। ठीक है। अभी हमें दिया गया है कि एक्स जो है ये क्या है, डिस्टेंस, टी है टेम्परेचर, के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमें बोला गया ए और बी दोनों की डायमेंशंस निकालो। ठीक है भाई। तो एक बात बताओ कि ये जो नेचुरल लॉग है ये हमें क्या देगा? ये हमेशा कोई नंबर ही देगा और इसके अंदर भी हमेशा एक नंबर ही होगा और ये जो भी नंबर होगा ये डायमेंशनलेस ही होगा। ठीक है। जो चाहे वो हमारे पास ट्रिक फंक्शन हो, ट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये नेचुरल लॉग दिया गया पर कोई भी लॉग हो या फिर कोई नंबर की पावर हो। ये जो पावर होगी ना ये भी डायमेंशनलेस होगी और इनके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो सब डायमेंशनलेस ही होंगे। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि ये जो के बी टी ओवर बी एक्स है इसकी डायमेंशंस या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? m0 l0 t0 के बराबर। ठीक है ना? तो उसका क्या मतलब है? ये तो जस्ट वन हो गया राइट हैंड साइड के ऊपर, एनीथिंग टू द पावर जीरो वन ही हो जाता है। तो इसको जस्ट वन भी लिख दो बेशक, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसको चलो ऐसे लिख दो। क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख दो, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी एक्स के साथ। अभी क्या, ये तो जस्ट वन था, इसको हम मतलब ड्रॉप कर देते हैं। तो अब देखो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है केबीटी, इसकी यूनिट्स क्या है? जूल्स की। ये है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, m1 l2 t-2। नहीं आता तो लेक्चर नंबर 3 देखो, उसमें दिया गया है राइट साइड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करो, अभी इक्वल नहीं लिखते, इसको अभी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किसके साथ? बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमें क्या देता है? अभी ऐसे करो, लेफ्ट राइट को स्वैप कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अदला बदली कर देते हैं। 2 इक्वल्स टू, इस वाले 2 को इधर ले आओ, इस वाले को इधर ले जाओ, तब भी ये 2 प्लस 2 ही रहा। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जैसे मर्जी लिखो, लेफ्ट राइट की हमेशा हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं। टिपिकली जो सिंपलर चीज होती है उसको लेफ्ट के ऊपर लिख लिख लेते हैं और जो ज्यादा काम करने वाली होती है उस चीज को राइट के ऊपर लिख लेते हैं। ये जस्ट कन्वेंशन है। ओके, तो जी जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स होगा 0 l1 t0। ठीक है भाई। अभी क्या करो, ये वाला जो m टू द पावर 0 ऊपर जाके भी 1 प्लस 0 माइनस 0 स्टिल क्या होता है, m1। उसके बाद l2 और ये वाला 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 दे देगा 1। फिर है t टू द पावर माइनस 2। तो ये किसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, बी का। ठीक है। एक बार फिर से फटाफट से प्रॉब्लम लिख लेते हैं। ठीक है। m इक्वल्स ए ओवर बी। ओके, ए ओवर बी नेचुरल लॉग ऑफ, ये था के बी टी एंड आई बिलीव इट वाज बी एक्स। यस। तो अभी हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं ना, हमें यहाँ पर निकालनी है ए और बी की डायमेंशंस। बी की मैंने ऑलरेडी निकाल ली है ना, ए की अभी निकालनी है। और ये देखो अभी इसके अंदर कौन कौन सी चीज डायमेंशनलेस है, ये क्या है, डायमेंशनलेस। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल लॉग है, कोई भी लॉग हो वो क्या होगा, उसका कोई भी डायमेंशंस नहीं होगा उसका। एम क्या है, हमें बताया गया है, ये भी डायमेंशनलेस। बचा क्या? तो अगर ये एम डायमेंशनलेस है तो इसको चाहो तो ऐसे करके लिख लो, इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। उसके बाद राइट साइड के ऊपर है ए की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय डी की डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी ऐसा है कि बी का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अब करो दोनों साइड्स को बी के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर हो गया कैंसल। फिर क्या करते हैं, चलो ए बी को फिर से हम लोग स्वैप कर देते हैं। ये तो वैसे भी 1 ही था। तो ये हमने अभी क्या निकाला है, m1 l1 t-2 और जो डायमेंशंस ऑफ b है एंड a है वो सेम है, 1 1 -2। हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। कैसी लगी ये? ज़्यादा खतरनाक नहीं थी ये, है ना? बट अच्छी प्रॉब्लम थी। वेल आई रियली होप कि आपको प्रॉब्लम्स करने में मज़ा आना शुरू हो जाए, आपको इनकी लत पड़ जाए। प्रॉब्लम नंबर 5, ये प्रॉब्लम इससे पिछली प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर की प्रॉब्लम्स, आई एम श्योर कि आपने रियलाइज कर लिया है कि ये जेईई लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा है कि जितनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स चुन चुन करके करो, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे। तो चलो इस प्रॉब्लम में हमारे को क्या दिया गया है कि वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन अ कंबस्शन इंजन इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जहां पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t है टेम्परेचर। हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a। ठीक है भाई। तो ये इज दिस इक्वेशन रिमाइंडिंग यू ऑफ लास्ट इक्वेशन जो कि हमने क्या की थी, m इक्वल्स ए बी एक्सपोनेंशियल, मुझे याद नहीं वहां पे नेगेटिव था कि नहीं था, लेकिन ऐसा ही कुछ था, के बी टी ओवर बी एक्स, के बी टी ओवर बी एक्स, के बी टी ओवर बी एक्स। ये देखो कितना को फर्क है इन दोनों के अंदर, ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी आप कर सकते हो। ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद आकर के वीडियो को रिज्यूम करके चेक योर आंसर। मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको सॉल्यूशन पूरा का पूरा दिखाऊंगी, ठीक है? तो पहले अपने आप ट्राई करो। हम्म, चलो जी। आई होप कि आपको पॉज करने का, अपने आप ट्राई करने का टाइम मिल गया था। तो जस्ट लाइक प्रॉब्लम नंबर 4, हमने कहा था कि जो एक्सपोनेंशियल है ये क्या होता है, डायमेंशनलेस। अभी एक्सपोनेंशियल से हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें बताया ही गया ऑलरेडी कि x क्या है, k भी क्या है, t क्या है, ये तो हमें पता ही है। यहाँ से अगर हमें b का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाए तो उसको हम यहाँ पर डालेंगे। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। तो अगर हमें ये पता है और ये पता है तो ये तो निकाल ही लेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है ये है डायमेंशनलेस। तो चलो देखो, ये जो एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स स्क्वायर ओवर के बी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओवर एक्सपोनेंशियल बी एक्स स्क्वायर ओवर के बी टी। तो इसकी प्रॉपर्टीज अभी भी चेंज नहीं हुई है, अभी भी डायमेंशनलेस ही है ना? तो ऑल आई एम ट्राइंग टू शो इसकी ये जो नेगेटिव साइन है ना, अभी हम जो करने लगे हैं उसके लिए इररेलेवेंट है। इन जनरल ये रेलिवेंट है, लेकिन अभी हम जो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं उसमें ये रेलिवेंट नहीं है। तो ये जो डायमेंशंस है बी एक्स स्क्वायर ओवर के बी टी की, ये क्या होंगी, जस्ट m0 l0 t0। इसको 1 ही लिख दो, चाहो तो 1 लिख दो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 लिख दो इसको। फिर क्या करो, दोनों साइड्स को कर दो भाई क्या, डायमेंशंस ऑफ के बी टी के साथ मल्टीप्लाई। तो इसने हमें क्या दे दिया, बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स के बी टी। ऑफ कोर्स इनका डायमेंशनल फॉर्मूला, अभी जो के बी टी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, एनर्जी का। और लेफ्ट साइड के ऊपर कर लो इसको ऐसे। हम्म, तो अभी क्या करते हैं, हम लोग क्या करें कि जितना सिंबॉलिकली हो सके चीजें उसको उतना तक कैरी करते रहो। आप देख रहे हैं मैं इसमें ऑलरेडी एम एल टी नहीं डाल रही हूँ, आई कुड डू इट। ये जो एक्स है इसकी जगह आई कुड डू m0 l1 t0, है ना? ई के लिए भी लिख सकते हैं कि m1 l2 t-2, लेकिन अभी नहीं लिख रही हूँ, वो मैं लिखूंगी लेकिन एंड में जाकर के। कैसे, देखो दोनों को डिवाइड कर दो इसके साथ,
दोनों साइड्स को। ये कैंसिल हो गया है ना, तो इसने हमें क्या दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल्स, अब लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। ई क्या है, m1 l2 t माइनस टू, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, m0 l2 t0। तो अब देखो, अब क्या है, दिख रहा है आपको कि ये जो है इसको एक्चुअली कर देगा कैंसिल, है ना। तो क्या बचा, m1 l0 t माइनस टू, जो भी होता है ये हमें ये पता चल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये था w इक्वल्स ए स्क्वायर पी, ठीक है। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें था w इक्वल्स ए स्क्वायर बी, है ना, ए स्क्वायर बी टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बी टी। तो अभी डायमेंशनल फॉर्म, डायमेंशंस की बात करो तो हमारे को मालूम ही है कि इस भाई साहब की डायमेंशंस क्या है, नल, नो डायमेंशंस, है ना। नल मतलब जीरो, खाली, नल डायमेंशंस, जीरो डायमेंशंस। तो इसका मतलब कि जो W की डायमेंशंस हैं दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड बी की डायमेंशंस, जिसको हम लिख सकते हैं, ऐसे डिसोसिएट कर लो इसको। हमने बी की डायमेंशंस तो निकाल ही नहीं है ना, इसको फर्दर डिसोसिएट ऐसे कर दो। तो इसको ऐसे लिख लिया अभी, है ना। अब क्या करो, डिवाइड कर दो इसको ऐसे बी के साथ, फिर क्या हो जाएगा, ये जो W क्या है, वर्क इज की जो यूनिट्स है सेम एज दैट ऑफ एनर्जी, m1 l2 e माइनस टू। बी की हमने अभी निकाली है, क्या निकाली है, 10 माइनस टू, है ना, 10 माइनस टू, ये क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमें, चलो हम ऐसे करते हैं, स्वैप कर लेते हैं लेफ्ट राइट को, नहीं करना मत करो, आपकी मर्जी है। मुझको ऐसे ज़्यादा कर अच्छा लगता है करने के बाद, तो आई डू इट। ये दे देंगे m0 l2 t0। तो अब क्या करो, ले लो स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, लेकिन उससे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो m0 l1 t0, जो टू बाहर आ गया, है ना। अब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, चलो टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स का, ये दे देगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल्स m0 l1 t0, जस्ट लेंथ का है। तो आ गया हमारे पास ए की डायमेंशंस भी और बी की डायमेंशंस भी। डायमेंशंस ऑफ बी क्या थी, दिखाओ मुझे, थी 1, यहाँ पर थी ना, ये वाली 10 माइनस टू, 10 माइनस टू। और ए की क्या है, डायमेंशंस ऑफ ए हमने अभी निकाली 0 1 0, जस्ट लेंथ, हो गया ये भी। देखो ये रहा हमारा, ये वाली प्रॉब्लम हमने अभी सॉल्व कर ली। ए एंड बी दोनों की हमने डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों निकाल दिए, ठीक है। चलो जी, इसके बाद हम लोग अब करेंगे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्या आते हैं, मल्टीपल चॉइस। तो चलो उसको भी करके देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, considering the universal gravitational constant uppercase G, the speed of light c, and the Planck's constant h as the fundamental physical quantities, the time period will have which of the following dependence? तो हमें क्या चाहिए, G, C and H, इन तीनों को हम लोग लिखेंगे किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ देयर मोस्ट फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि हैं लेंथ, मास और टाइम की। तो चलो इधर साइड के ऊपर करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, हमने जी के लिए निकाली थी इसकी यूनिट्स, तो ये आती हैं, एफ क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू जी, जो कि ये वाला जी है, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर्ड। अभी ये क्या होता है, सब कुछ डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। दो
ये इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आई एम श्योर कि आप ये निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनमें सबकी यूनिट्स लिखते हैं। तो ये जो जी ब्रैकेट्स है, दिस रिप्रेजेंट्स कि जी की एसआई यूनिट्स कौन सी हैं। ओके, एफ है न्यूटन्स के अंदर, आर है मीटर के अंदर, उसको कर देंगे स्क्वायर। नीचे है किलोग्राम टाइम किलोग्राम, क्योंकि दो मासेस मल्टीप्लाइड है। फिर हम लोग न्यूटन्स को लिख लेंगे कैसे, किलोग्राम्स टाइम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? फिर टाइम्स ये वाला मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो अब क्या करो कि 1 किलोग्राम को इसके साथ कर दो कैंसल आउट। क्या बचा हमारे पास, मीटर क्यूब ओवर किलोग्राम्स टाइम्स सेकंड स्क्वायर। ये आ गई हमारी यूनिट्स ऑफ ग्राम्स, नॉट ग्राम्स। ये आ गई हमारी यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन एसआई यूनिट्स। उसके बाद चलो देखते हैं किसकी, सी की। तो ब्रैकेट्स के अंदर लिख रही हूं तो इसका मतलब यूनिट है। ठीक है? ये मेरा अपना एब्रिविएशन है, मैंने अपने आप से बनाया, कोई और मैंने नहीं देखा ऐसे यूज करते हुए। लेकिन एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड इट, हम लोग अपनी चीजें बना सकते हैं। इसकी यूनिट्स है मीटर्स पर सेकंड। ये जस्ट क्या है, स्पीड है ये। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास एच, जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी ऑफ अ लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो होती है एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी। और ये जो एच होता है, ये क्या होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, अभी इसकी फिक्र मत करो। ठीक है? ये हो गया हमारे पास एच इक्वल्स ई ओवर एफ। ई होता है जूल्स के अंदर, फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड, तो ये सेकंड आ गया ऊपर अब। ठीक है? ये जूल्स अब क्या होता है, न्यूटन्स टाइम्स मीटर। ये होता है जूल्स टाइम्स ये वाला सेकंड लिख दो यहाँ पर। फिर न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये सिर्फ न्यूटन है। फिर ये वाला मीटर, फिर ये वाला सेकंड। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो सेकंड स्क्वायर में से एक सेकंड ऊपर वाले को कर देता है कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा कि जो एच है, इसकी जो यूनिट्स हैं, ये क्या है, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक है? तो इसको थोड़ा सा हमें इसकी जरूरत है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो, जी की यूनिट्स क्या थी, मीटर क्यूब किलोग्राम्स पर सेकंड स्क्वायर। सी तो भैया बहुत ही आसान है, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है एक्चुअली। और ये सी के बाद डी आता है, लेकिन हमें डी नहीं लिखना, हमें लिखना है एच यहाँ पर, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है? तो हमें देखना है कि ये ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक तरीका ये है कि आप इनमें से हर किसी के अंदर ये वाली जो यूनिट्स हैं, इनको इंसर्ट कर दो और देख लो कौन सा सही है। पहले वैसे करके देखें, चलो करके देखते हैं। ए को तो छोड़ दो, ये तो हमारे पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ए, ठीक है, हम सिर्फ राइट हैंड साइड करते हैं। जी, जी है मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स सेकंड स्क्वायर टाइम्स एच, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड्स डिवाइडेड बाय सी क्यूब्ड। सी है मीटर क्यूब और सेकंड क्यूब्ड, क्यूब है बाय द वे। और इस सब का ले लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। ठीक है? तो अब देखो क्या कैंसिल होता है, किलोग्राम इस किलोग्राम के साथ कैंसिल हो गया। वेरी गुड। उसके बाद ये वाला मीटर क्यूब, ये वाला मीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। लेकिन अब ये देखो, ये वाला मीटर स्क्वायर तो बच गया, ये तो कहीं नहीं जा रहा है ना? तो मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास आना चाहिए क्या, सिर्फ सेकंड्स। चलो सेकंड्स भी देखो, तो अगर ये देखो, ये सेकंड स्क्वायर टाइम्स ये सेकंड, तो ये ऊपर मिलाकर के हो जाते हैं सेकंड क्यूब्ड, जो कि इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये एक्चुअली में है जस्ट मीटर। तो ये ए तो खलास नहीं सही। बी, बी में क्या दिया गया देखते हैं। सी
टू द पावर 5, मीटर 5, सेकंड 5, एच, एच है किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड्स। वेरी गुड। नीचे रख दो जी अब। जी भैया है हमारे एम क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम्स सेकंड, नॉट क्यूब्ड बट स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, ये सब भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है। चलो अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल होता है। हम्म, अभी होगा क्या, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इसको हटा दो, इसका इनवर्स को ऊपर जाकर के कर दो मल्टीप्लाई, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ऐसे हो गया तो आप अपने आप ही देख लो, यहाँ पे कैंसिलेशंस क्या ही हो रही हैं, देख रहे हो आप? ये आपको कभी भी सेकंड नहीं देगा, करके देखो अपने आप से। आई एम गोइंग टू लीव इट ऑन टू यू टू डू इट। फिर क्या है, ऑप्शन सी, है ना? सी में क्या है, जी एच ओवर सी टू द पावर 5। चलो ये देखते हैं, जी क्या है, यूनिट्स हैं मीटर क्यूब किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। आपको याद रहता है, मुझको तो नहीं याद रहती चीजें, बट लकीली आई कैन सॉल्व फॉर थिंग्स, सो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती इसलिए। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, सी टू द 5 के साथ, m5 s5, इसका ले लो स्क्वायर रूट। अभी क्या करो, एक काम करो, ये देखो ऊपर आपस में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, उसको ऐसे ही रख लो। चलो एक चीज कैंसिल हो रही है, किलोग्राम्स, क्या कर दो उसको कैंसिल, जो निकलता है निकाल दो। फिर डिवाइडिंग इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय द इनवर्स, तो हम डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ। तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय दिस थिंग वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय द इनवर्स ऑफ दिस, तो ये दे देगा ऐसे। तो बाय द वे ये वाला किलोग्राम तो निकल ही गया था ना, इसको तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, m क्यूब्ड m स्क्वायर्ड मिला के देगा m टू द पावर 5, जो कि कर देगा इसको कैंसिल। फिर क्या है, ये जो है नीचे s सेकंड स्क्वायर टाइम्स सेकंड्स दे देगा सेकंड्स क्यूब्ड, जो कि यहां पर जाकर के हो जाएगा सेकंड 5 माइनस 3। ये देखो सेकंड्स आ गया। तो इट सीम्स लाइक ए सी सही सॉल्यूशन है, लेकिन हो सकता है दो सॉल्यूशंस हो, कई बार दो आंसर्स भी तो होते हैं। तो ये सोचो, ये जो दिया गया है डी, जो कि है सी क्यूब ओवर जी एच, यहां लिखते हैं चलो, सी क्यूब ओवर जी एच। बहुत ही गंदा लिखा है मैंने ये क्यूब, माय अपॉलॉजीज। सी क्यूब ओवर जी एच, ये है हमारा डी, है ना? तो अब देखो, जो जी है उसका नीचे सिर्फ एक ही है, लाइक टू द पावर 1, उसमें क्या है, ओवर सेकंड स्क्वायर, तो ये ऊपर जाकर के हो जाएगा क्या, आई शो यू व्हाट आई मीन। जो सी है वो क्या है, मीटर क्यूब ओवर सेकंड क्यूब, ये हो गया सी क्यूब्ड। उसके बाद लिखेंगे जी, ठीक है, ये वाला जी, जी दे देगा मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। उसके बाद चलो लिखते हैं एच, एच है किलोग्राम मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड। ऑफ कोर्स इस सबका ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला मीटर इसको कैंसिल कर गया, है ना? ये वाला किलोग्राम इसको कैंसिल कर गया। और क्या हो रहा है, उम्म, और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है कि ये मिला के दे देंगे सेकंड क्यूब्ड, जो कि कर देंगे इसको कैंसिल। तो बचा क्या, देख रहे हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स हैं,
ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हाँ, ये टीडियस हो सकती हैं। और अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम्स पहले कभी नहीं देखी, तो डेफ़िनेटली कुछ स्केरी लग सकती हैं। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक और इसके ऊपर लेक्चर बनाऊँगी इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसमें थोड़े और मुश्किल लेवल के प्रॉब्लम्स डालेंगे, ठीक है? तो मेक श्योर कि वो वाला लेक्चर भी देखना, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग डायमेंशनल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, वो फ्री के नंबर ही हैं। उसमें सच में एक बार ये आ जाए तो ये जब जब तक आपकी 11th-12th पूरी होगी ना, आप सारी फिज़िक्स करोगे, आप खुद बोलोगे ये सबसे आसान टॉपिक यही था। लेकिन सबसे आसान है इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में आसान है। ये भी आपको करना ही पड़ेगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो हियर एंड आई विल मेक अनदर वन, जिसके अंदर हम लोग करेंगे 4-5 और प्रॉब्लम्स एट द मोस्ट। आप देख रहे हैं एक प्रॉब्लम करने में 10 या 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर मैं इसको अपने आप से करूँ तो 2 मिनट के अंदर 1-2 मिनट के अंदर हो जाएँगी ये प्रॉब्लम्स। ये जस्ट पूरे सॉल्यूशंस, कंप्लीट सॉल्यूशंस दिखाने में टाइम ज़्यादा लगता है। एंड आई डोंट वांट कि मैं आपको बीच में स्टेप्स खा-खा करके दिखा दूँ, क्योंकि दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है? तो चलिए, पढ़ते रहिए, एन्जॉय करिए पढ़ना, बिकॉज़ इफ यू डोंट एन्जॉय इट, तो आप सच में जस्ट यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योरसेल्फ। तो ना तो आप पढ़ रहे हो, ना आप एन्जॉय कर रहे हो दूसरी चीज़ें। So enjoy what you do. And I'll see you again very soon, next time, lecture number 5 में. And yeah, ये सारे lectures English में भी बनेंगे. I'm making these lectures, मैं इनको अगले 1-2 हफ्तों के अंदर. बाय बाय. ये तो ऑब्वियसली गलत है. तो हमारा सही आंसर कौन सा है? सी. तो ये भी जेईई लेवल का क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली.